हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है कि बुक में है। ये फ्रेंड्स आपके बिहार स्पेशल से रिलेटेड आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार से पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है अनुमानतः है। तो फ्रेंड बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला है, बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी एवं एवं मृद भांड है ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभ साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। अगला है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो फिर वो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। अगला है, बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं? तो फिर वो मुंगेर से मिले हैं। अगला है, बिहार के चिरांद जो कि कहाँ तो सारण में पड़ता है और एवं चेचर जो कि वैशाली में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, सोनपुर एवं मनेर से, उपयुक्त सभी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग का टॉपिक है ऐतिहासिक काल का आरंभ। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ अनुमानतः कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा पूर्व में। ठीक फ्रेंड्स, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो फ्रेंड लोहे का उपयोग सहायक था। अगला है, ऋतु तथा कृवि दंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में जो है वो मुख्य राज कौन सा था? बिहार में मुख्य राज कौन सा था? तो फ्रेंड वो हो जाएगा मगध तथा विदेह, अंग एवं लक्षवी, है ना, उपयुक्त सूची हो जाएगा ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो फिर वो शतपथ ब्राह्मण में। विदेह का प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो फिर वो था मगध। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? तो फिर वो था विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। या राजा व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, अगला है, अर्थवेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो फ्रेंड्स अर्थवेद में वात्य शब्द का प्रयोग जो है मगध, है ना, मगध राज के लोगों के लिए किया गया। अर्थवेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। ठीक है, बिहार का कौन सा राज उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज था? तो वो विदेह था, जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज था। अगला फ्रेंड्स, बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? तो फिर वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं महाजनपद से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें कितने महाजनपद जो है वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित है? तो फ्रेंड्स इनमें जो है वो 3 महाजनपद जो है वो बिहार क्षेत्र में है। 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अनुगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो है वो बिहार में थे। तो कौन कौन? फ्रेंड वो पहला मगध हो जाएगा, दूसरा वैशाली हो जाएगा, तीसरा अंग हो जाएगा, है ना, भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो है वो वत्स जो है वो बिहार क्षेत्र में, महाजनपद में बिहार क्षेत्र में नहीं था। बाकी अंग, है ना, अंग हो जाएगा भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र, विज्जी वैशाली का क्षेत्र, और मगध जो है वो गया, है ना, नवादा ये का क्षेत्र। ठीक है, अगला फ्रेंड्स, बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद उपस्थित था? तो बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था। अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी जो चंपा थी। बौद्ध के समय एक चंपा की गणना जो है वो बौद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। ठीक है, बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद से संबंधित था? तो वो मगध। पटना और गया जो है वो मगध जनपद के अंतर्गत था। मगध महाजनपद की राजधानी जो है वो गिरिवज या राजगिरी थी। ठीक है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो फ्रेंड्स चंपा नदी। चंपा नदी जो है वो मगध और अंग महाजनपद को पृथक करती है। बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो फ्रेंड वेज्जी, है ना, वेज्जी महाजनपद जो है वो 8 राज्यों का एक संघ था। वेज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो वेज्जी संघ में जो लक्षवी, है ना, ज्ञात्रक और विदेह सम्मिलित था, लेकिन ये जो है वो चेदी जो है वो चेदी सम्मिलित नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है
विज्जी राज की राजधानी थी। तो फ्रेंड विज्जी राज की वैशाली जो है वो राजधानी थी। विज्जी सॉरी लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो वैशाली थी। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? फ्रेंड इसमें विज्जी महाजनपद जो है वो एक क्या था, तो गणतंत्र था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो वैशाली में थी। ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड मगध की गिरिवर्ग जो है वो मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला है, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। तो फ्रेंड्स अंग है ना, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, कौन? तो अंग था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फिर वो लक्षद्वीयों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम जो है वो वृद्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुलग्राम है ना, कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में है? वो महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम जो है वो बिहार के वैशाली जिले में है। और फिर महावीर स्वामी का जन्म जो है वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अगला है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। तो फ्रेंड महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था विज्जी संघ थे। सिद्धार्थ विज्जी संघ के एक गणराज कुलग्राम के जातकृत यात्रियों के प्रमुख जातिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। नेक्स्ट फ्रेंड, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी। तो फिर वो लक्षद्वीयों की राजकुमारी थी। लक्षद्वीप की देखिए त्रिशला जो है वो कौन थी? तो महावीर स्वामी की माता थी, वो लक्षद्वीप प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो फिर महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश है वो पावापुर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है वहीं पे दिया था। महावीर की मूर्ति निर्माण हुई थी। तो फिर महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुर में ही हुई थी। ठीक है, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ। तो फ्रेंड्स प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और अस्तुल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था। 300 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन था वो बल्लभी गुजरात में हुआ था और श्रवा श्रवण है ना की अध्यक्षता में हुआ था। 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में हुआ था। अस्तुल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था और इसकी शासनकाल जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड अस्तुल भद्र ने की थी। हम लोग देखें ना, प्रथम जैन संगति जो है पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, अस्तुल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, 300 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, अगला है, प्रथम जैन संगति के आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, इसमें कार्य हुए थे। तो इसमें क्या कार्य हुए थे? तो फ्रेंड इसमें जो है वो जैन है ना, जैन ग्रंथ के महत्वपूर्ण 12 अंगों का जो है प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों स्वयंवर एवं दिगंबर में जो है वो विभाजन हो गया था, है ना, प्रथम जैन सभा में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली थी। तो फिर जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली चंपा थी, जो कि कहाँ पड़ता है? अंग महाजनपद में पड़ता है और अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक है, ध्यान रखें। अगला देखते हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो गृह त्याग के बाद बौद्ध जो गौतम बुद्ध कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में, वो उसके गुरु थे। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो फिर वो उरुवेला बोध गया में मिला। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो फिर गौतम बुद्ध को बोध गया में है ना बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फिर गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति कौन से कार्य हुए? तो प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुआ? बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र एवं और विनय पिटक में हुआ, है ना। बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। तो यही यही घटना हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन देखो वो लगभग 483 ईसा पूर्व में है ना राजगिरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ, वैशाली में हुआ, सबक मीर की अध्यक्षता में हुआ और कलाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो 249 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, मोगलीपुत्र तीसरी इसके अध्यक्षता में हुआ और अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो वो प्रथम शताब्दी में हुआ, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, वासुदेव इसके अध्यक्ष और अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे और कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ। ठीक फ्रेंड्स, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। ठीक है, इनमें से किए गए कार्य, इनमें से कौन सा कार्य हुआ? बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थावीर एवं महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया। बौद्ध द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ? स्तंभीर और महासंघीय में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें से कौन सा कार्य हुआ? तो फिर अभिधम पिटक का संकलन हुआ था, है ना। क्या हुआ? कुछ
कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पीठक का संकलन हुआ था तृतीय बौद्ध संगति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? कौन सा नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, बोध गया में, राजगीर में और वैशाली। उपयुक्त तीनों जगह से बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण की भविष्यवाणी की थी, इनमें से सम्मिलित है तो वो बाढ़ की, अग्नि की और आंतरिक कलश, उपयुक्त सभी की परिकल्पना की थी महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर जो है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, इसी वजह से वहां पे मंदिर बनाया गया है। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र का जन्म हुआ था। वो नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र का जन्म हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है? तो फ्रेंड्स मगध को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मगध राज की आरंभिक राजधानी थी। तो मगध राज की आरंभिक राजधानी राजगिरी है ना, राजगिर या राजगिरीवज कहा जाता है। ठीक है, राजगिरी पहाड़ियों से घिरी थी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो वो वीरदत्त राजवंश था। वीरदत्त राजवंश जरासंध के पिता वीरदत्त से प्रारंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था। फ्रेंड्स वीरदत्त तथा जरासंध जो है वो मगध जनपद का संस्थापक था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो फ्रेंड्स बिंबिसार जो है वो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो फ्रेंड्स बिंबिसार एवं अजातशत्रु जो वो हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को सैनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है तथा बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध का मित्र था। ठीक है, कौन? तो बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स बिंबिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो फ्रेंड्स बिंबिसार जो है उपयुक्त इन सभी से विवाह किया था। तो कौशल देवी से, चेलना से और खेमा से, उपयुक्त सभी से बिंबिसार ने विवाह किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की या मजबूत की। कौशल देवी कौशला की, ठीक है, खेमा पंजाब की तथा चेलना विजयसन की राजकुमारी थी। ठीक है, बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो बिंबिसार ने जो है वो ध्यान रखेंगे बृहद्रथ को हराकर अंग राज को जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? फ्रेंड्स हर्यक वंश का दूसरा शासक था कौन? तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वो 493 से 461 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है राजगीर में दुर्गा तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासन में की? वो अजातशत्रु ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विजय संघ के लक्षियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, तो फिर वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? फिर वो वैशाली की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया? तो फिर वो लक्षवी है ना, लक्षवी। अगला क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? फिर वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र नगर की स्थापना वो उदयन ने की थी। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, उसने उदयभद्र भी कहा जाता है, उदयन को उदयभद्र भी कहा जाता है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो फ्रेंड्स उदयन जो है वो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो फ्रेंड्स नागदशक जो है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? फ्रेंड्स हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है वो शिशुनाग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ज या राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया? तो फिर वो नागदशक जो है वो राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना वह शिशुनाग जो है वो राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो फिर वो था कलाशोक, है ना। कलाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में और साब कामवीर की अध्यक्षता में, है ना, कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो कलाशोक के शासनकाल में हुआ था।
है ना, वो वैशाली में संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? तो है ना, साब कमीर जो है वो द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किया था। नंद वंश का संस्थापक था। तो फ्रेंड्स नंद वंश का संस्थापक जो है वो महापद्म नंद जो है वो नंद वंश का संस्थापक था। देखिए झा एवं श्रीमाली के पुरस्कार प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक जो है महान पद को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रिय का नाशक, सर्व छत्रातक, एक छत्र एवं एक एक राट कहा गया है? तो फिर वो महापद्म नंद के बारे में कहा गया है। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रभावी शासक था, ठीक है, प्रतापी शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद जो वो नंद वंश का अंतिम शासक था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो है ना अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर या गिरिवज में हुआ था। दूसरे कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेंड्स प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी। फ्रेंड्स एक बार हम लोग चारों बौद्ध सभाएं के डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो है वो 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ और इसके अध्यक्ष जो वो महाकश्यप थे और शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। ठीक है, इसमें जो है सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगति में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। साबक मीर की अध्यक्षता में हुआ था और कलाशोक के शासनकाल में हुआ था और स्थलवीर एवं महासंघीय में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। ठीक है, तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन 249 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगली पुत्र कृष्ण की अध्यक्षता में हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसमें अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। चौथा बौद्ध सभा का आयोजन प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और यह कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया पुनः किसका? तो बौद्ध धर्म का। एक ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो वो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय सर्वप्रथम किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय सर्वप्रथम महापद्म नंद ने किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो फ्रेंड धनानंद। धनानंद जो है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो फ्रेंड्स उदयीन ने जो वो पाटलिपुत्र को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, मगध का शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा एवं सोन नदी के संगम पर अवस्थित पटली ग्राम की सुरक्षित तथा किले का सुजित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली, वैशाली के विजयों के आक्रमण के प्रतिरोध में, ठीक है, गंगा सोन के संगम में अवस्थित पाटलीग्राम का सुरक्षित तथा किले को सुसज्जित किया किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। ठीक है, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य पर डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य है ना विष्णुगुप्त की सहायता से मौर्य साम्राज्य पे सत्ता है ना मगध की सत्ता पर आसीन हुआ, है ना, मगध की सत्ता प्राप्त किया। अगला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई? तो फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो फ्रेंड्स यूनानी यात्री मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जो है वो है ना पाटलिपुत्र आया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ? तो फ्रेंड्स मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन 315 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो फ्रेंड वो सेल्यूकस है ना, क्योंकि कहाँ का शासक था? तो यूनानी शासक था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था? तो फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? तो फ्रेंड्स चाणक्य जो है फ्रेंड वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, चाणक्य। ठीक है, अगर मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, है ना, इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की है ना पुस्तक है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? तो फिर मगध नंद वंश के बाद मौर्य वंश का
शासन जो है मगध पर रहा। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, तो फिर मेगास्थनीज की पुस्तक नाम है इंडिका। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं, तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी है, ये आप ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है वो किस विदेशी यात्रा वेदांत में मिलता है, तो फिर वो मेगास्थनीज की विदेशी यात्रा वेदांत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत जो है बिंदुसार जो है वो मौर्य साम्राज्य का शासक बना। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक जो है अभिषेकता है ना पिंगल वस्त्र रहता था, तो फिर वो बिंदुसार के दरबार में पिंगल वस्त्र ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह जो है महान राजा बनेगा। किसने कहा था? तो ये पिंगल वस्त्र ने भविष्यवाणी की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा अपने पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है, तो फिर अशोक के 13वें शिलालेख में। तृतीय बोध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो फ्रेंड तृतीय बोध संगति का आयोजन जो है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बोध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बोध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। तृतीय बोध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड पाटलिपुत्र जो है वो वहां पे तृतीय बोध संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम बोध संगति का आयोजन जो है वो राजगृह में हुआ था। द्वितीय बोध संगति का आयोजन जो है वैशाली में था। तृतीय बोध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथे बोध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। एक बार अगला क्वेश्चन है, तृतीय बोध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स तृतीय बोध संगति का आयोजन है 251 दिया हुआ है ना, 251 ईसा पूर्व हुआ था तृतीय बोध संगति का आयोजन। कहीं कहीं फ्रेंड आपको 249 ईसा पूर्व भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो फ्रेंड अशोक जो है वो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? तो फिर वो कलिंग युद्ध है ना, कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक का धर्म था, तो अशोक का धर्म जो है वो नैतिक आचार संहिता का था अशोक का धर्म। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? मतलब मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो फिर वो पाटलिपुत्र में स्थित था। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? फ्रेंड्स वो बोध गया की यात्रा की। अगला है, अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज अभिषेक के किस वर्ष की? तो फिर वो अपने राज अभिषेक के 10वें वर्ष जो है अशोक ने बोध गया की यात्रा की। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ के लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक स्तंभ के लेख बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो फिर ये रुम्बन देही अभिलेख जो है वो नहीं है। बाकी लोहिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये सभी जो है वो स्तंभ लेख जो है वो बिहार से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, इनमें से एक प्रांत या प्रांतीय जो है पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, तो वो कौन थी? तो वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, तो फिर पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो लकड़ी का बना हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो है कुम्हार पटना में स्थित था। कुम्हार से 80 स्तंभ वाले मौर्य कालीन जो है वो सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूजा और न ही एक बेतना कर सकता है? तो फिर वो कर सकते हैं, तो वो एरियन है ना, एरियन ने यह कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृत नहीं, यह वरन देवताओं द्वारा निर्मित है? यह फाहियान ने यह बात कही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो वो अशोक ने कराया था। ये 4 गुफा थे, तो पहला था सुदामा, विष झोपड़ा, चोपड़ा और कर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? तो फिर वो दशरथ ने करवाया था। दशरथ जो है वो अशोक का पुत्र नहीं, वो पौत्र था, जिसने नागार्जुन पहाड़ी में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्यकालीन चरम 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 ग्रहणी पक्षी मध्यकालीन चमर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है, तो फिर वो दिलदारगंज पटना से प्रारंभ हुई है। इसे स्त्री रत्न नाम से भी जाना जाता है। अगला है, बिहार के किस स्थान पे मौर्य काल से में बने जैन तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो फिर वो लोहानपुर पटना से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? तो फिर मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो फिर पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो फिर अशोक के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फर है ना टॉमली द्वितीय ने डियानीसियस डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो फिर वो बिंदुसार के शासनकाल में मिस्र के राजा जो है वो
फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक राजदूत भेजा था। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीबोथा पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो वो एस्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीबोथा जो कि पाटलिपुत्रक नामक उपनाम जो है वो धारण किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनानी दूत डिमालकिसस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो फिर वो बिंदुसार के शासक में काल में हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो फिर वो भाब्रू स्तंभ में जो फिर केवल अशोक ने मगध को स्वयं का सम्राट बताया है। बराबर की गुफा का उपयोग किसके गृह आश्रय के रूप में किया गया है? तो फिर वो आजीविकों के गृह आश्रय के रूप में किया गया है बराबर की गुफाओं का उपयोग। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो फिर पाटलिपुत्र जो अशोक की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्य की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मेगास्थनीज का यह कथन है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फिर यह सभी जो है वो सभी है। यह केंद्रीयकृत था, प्रशासन तंत्र कठोर था, करों का बोझ अधिक था। इसमें तो मौर्य साम्राज्य में उपयुक्त सभी क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फिर उपयुक्त सभी। उसके धर्म विजय की नीति अपनाई थी अशोक ने, बिल्कुल सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए थे अशोक ने, बिल्कुल सही है। उसने प्रजा हित और कल्याण का उपाय किया, इसमें अशोक ने। उपयुक्त सभी जो है वो अशोक के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन है, देवनाप्रिय के नाम से किस शासक ने अपने को संबोधित किया? तो फ्रेंड्स, देवनाप्रिय के नाम से अशोक ने स्वयं को संबोधित किया है। धर्म महामात के कार्य क्या थे? तो धर्म महामात के कार्य उपयुक्त सभी। धर्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण के उपाय, उपयुक्त सभी जो है वो धर्म महामात के कार्य थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजयुग के कार्य थे? तो फिर वो उपयुक्त सभी। न्यायिक कार्य, ग्रामीण प्रशासन कार्य और राजस्व का विभाग, उपयुक्त सभी जो है वो मौर्यकालीन प्रशासन में राजयुग के कार्य थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन विद्वानों ने किसका नाम आता है? तो फिर मौर्यकालीन विद्वानों में कौटिल्य का स्थान आता है, पाणिनि का स्थान आता है और उपावर्ष का स्थान आता है। उपयुक्त तीनों का नाम आता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दिलदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। ये तीनों जो है वो मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म नीति की जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड्स, अशोक की धर्म नीति की जानकारी उनके द्वितीय स्तंभ लेख से, उसके 7वें स्तंभ लेख से और उसके 10वें स्तंभ लेख से, है ना। उपयुक्त तीनों से जो अशोक के धर्म नीति की जानकारी हमें मिलती है, दूसरे, 7वें और 10वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के इस अभिलेख में दान और धम दाम के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो फिर अशोक के 9वें शिलालेख में फिर दान और धम दाम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो फिर आर्थिक संकट जो है वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है, बाकी विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, प्रांतीय विद्रोह, ये सभी जो है वो अशोक साम्राज्य के पतन का जो है मुख्य कारण है। अब अगला टॉपिक है फ्रेंड हम लोग मौर्योत्तर बिहार। मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने भी फ्रेंड्स एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके बिहार ओरिएंटेड सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के बाद जो है शुंग वंश, है ना, शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शुंग वंश का संस्थापक था? तो फ्रेंड्स, पशुपतिमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश का संस्थापक था। पशुपति शुंग का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया? वो था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार तथा बौद्ध के साथ उत्पीड़न और आक्रमण व्यवहार किया था। किसने? तो पुष्यमित्र ने। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वर्ष के शासनकाल में हुआ? तो वो शुंग वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था? तो फिर पाटलिपुत्र पर यमन शासक डेमेट्रियस का आक्रमण जो है फ्रेंड्स वो 185 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था? तो फिर पुष्यपुत्र शुंग जो है वो मगध पर प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रेंड्स, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर जो कर्ण वंश का शासन स्थापित हुआ। कर्ण वंश का शासन जो है 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश का संस्थापक था? तो फ्रेंड्स, कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव जो है वो कर्ण वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने मगध पर कर्ण वंश की नींव रखी। ठीक है, कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की तो अर्ध सातवाहनों ने कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की। अगला क्वेश्चन है, कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो वो मिस्र के
राजाओं ने शासन किया। कर्ण वंश की समाप्ति के कुछ समय के बाद शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो फ्रेंड्स शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोध गया से प्राप्त होते हैं। अगला है, कनिष्ठ ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध वीरवान को अपना दरबार में आश्रय दिया था? तो फिर वो अशोक घोष को। कनिष्ठ पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर जाने के रूप में वहां हर जाने के रूप में वह वहां से यहाँ हर जाने के रूप में वह यहाँ से अशुघोष बौद्ध तथा भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गे मुर्गा ले गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम? हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश। ठीक है, ध्यान रखेंगे यही सीक्वेंस है। शुंग वंश की राजधानी थी तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र जो है वो शुंग वंश की राजधानी थी। कर्ण वंश की राजधानी थी तो फिर पाटलिपुत्र जो है वो कर्ण वंश की भी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स कलिंग शासक खारवेल ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत पर जो है वो है ना खारवेल जो है मगध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कलिंग नरेश खारवेल ने कहा कि कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो फिर वो अंग एवं मगध से कलिंग नरेश खारवेल जो है कीमती उपहार प्राप्त किए थे। उपहारों में जीन की प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः लक्षियों का शासन रहा। कुछ इतिहासकार के अनुसार जो है वो मगध पर शक मरुंडों का नियंत्रण हो गया था। गर्गी साहित्य में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? यह आक्रमण जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ, जो गर्गी साहित्य में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन में है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को आश्रय देने वाला शासक था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को कनिष्ठ जो है वो आश्रय देने वाला विद्वान था। ठीक, गुप्तकालीन बिहार और गुप्तोत्तर काल के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का राज अभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज अभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में राजाभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था तो वो 320 ईस्वी था। किस शासक ने वैशाली के लक्षवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था? तो फिर वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाधिराज की उपाधि धारण की थी तो वो पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त सामंत का भी प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को लक्षवी दोहित्र कहा है? तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त जो है स्वयं को लक्षवी दोहित्र कहा है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है तो फिर वो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है वो गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्णन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो फिर वो समुद्रगुप्त से। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो फिर वो गुप्त वंश है ना, गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था तो फिर वो कुमार गुप्त जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई तो फिर वो गुप्त काल में बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके समय तक भारत में रहा? कितने समय तक भारत में रहा? तो वो 3 साल तक भारत में रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियन भारत भ्रमण पर आया था। उसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों को प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का संबंध जो है वो पाटलिपुत्र नगर से था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई? तो फिर वो शाहबाद जिले में प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में 7.5 फीट ऊंचा बौद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है तो फिर वो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खुदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिन के चित्र किस काल के हैं? तो फिर वो गुप्त काल के हैं। अगला क्वेश्चन है, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में माना जाता है? तो फिर वो गुप्त काल में हुआ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राजपाल था तो फिर वो था गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? नालंदा जो है बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो फिर नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो फ्रेंड्स फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? ठीक है, धनपतियों ने यहाँ चित्रशालाएं बनाए थे
जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन एवं दवाएं दी जाती थी। तो फिर यह फाहियान का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्त सावंत का आरंभ होता है। तो फ्रेंड्स गुप्त सावंत का आरंभ जो है वो 300 ईस्वी में जो है वो गुप्त सावंत का आरंभ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त शासक ने की? तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है वो सौराष्ट्र और मालवा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। अगला है प्राय प्रशस्ति है ना, प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता हरिसेन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता है। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त सम्राट था जिन्होंने दक्षिण भारत में सफल अभियान किए। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो फिर वो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा है। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो फ्रेंड्स हुनों का आगमन, प्रशासन का संपत्ति स्वरूप, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक, ये तीनों जो है वो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था, है ना, आर्थिक संकट कारण नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मगध पर मिहिर कुल का आगमन किस शासक के समय में हुआ था? तो फ्रेंड्स मगध पर मिहिर कुल का आगमन नरसिंह गुप्त के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का संयुग था, इनमें योगदान करने में किन विद्वानों का नाम है? तो फ्रेंड्स वह है वहार मिहिर, ठीक है, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि फ्रेंड्स पिछले सेट में हम लोग देखे पाणिनि जो है वो मौर्य वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स मगध के परवर्ती गुप्त शासक। देखिए मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक था तो फिर वो कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल 110 से 125 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मोखली शासक को पराजित किया? तो फिर वो कुमार गुप्त द्वितीय जो है वो मोखली शासक को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है मोखली शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो फिर वो दामोदर गुप्त को परास्त कर मोखली शासक ने अधिकांश मगध राज को जीत लिया था। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व बनाया था? तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन जी माधव गुप्त को, है ना, मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व बनाया था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार में कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत क्या था? जिसका अंत जो है आदित्य सेन ने किया। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्री को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिरोध में तिब्बत और नेपाल की सेना ने बिहार पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो फिर वो आदित्य सेन जो है वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है मगध के परवर्ती गुप्त शासक का अंतिम शासक था तो फिर वो जीवित गुप्त द्वितीय जो है वो मगध के परवर्ती गुप्त शासक का अंतिम शासक था। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश की अंत कर दी थी। अगला क्वेश्चन है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य क्षत्रियों का विजेता कहा जाता है? तो फिर वो है कृष्णगुप्त, यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित करना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पहला है गुप्त, है ना, हर्षगुप्त। हर्षगुप्त जो फ्रेंड्स वो है वीर योद्धा, है ना, हर्षगुप्त जो है वो वीर योद्धा से हो जाएगा। कुमार गुप्त जो है वो महाधीराज की उपाधि धारण किया था, कुमार गुप्त। जीवित गुप्त जो है वो, है ना, राजाओं में सिर मोर, है ना, 36 चुनामणि कहते हैं इसको। और आदित्य सेन जो है वो परम भट्टाकर महाधीराज की उपाधि धारण किया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स हम लोग का इसी चैनल पे ना बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चल रहा है, और साथ ही फ्रेंड्स यूनिटेरिया का करंट अफेयर्स से बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपने वो सब वीडियो नहीं दिखाया तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स घटना चक्र का पुस्तक हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन कर रखे हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप लोग जरूर वो भी देखें। फिर अगला क्वेश्चन है मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो फ्रेंड्स वह था जीवित गुप्त के बारे में यह कहा जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था, तो वह शासक था आदित्य सेन। अगला क्वेश्चन है मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन तसे भारत की यात्रा की थी? तो वह है आदित्य सेन। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? तो फिर वो है कृष्णगुप्त, ठीक है, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट है हम लोगों का फ्रेंड गुप्तोत्तर काल, है ना, गुप्तोत्तर काल और बिहार। इससे पहले हम लोग गुप्त काल के बारे में देखें। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण क्या था? तो फिर वो 663 ईस्वी में किया था। इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक
नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के समय में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध था। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। ठीक है, वही फ्रेंड्स इसिंग जो है वो इसिंग भी लगातार 10 वर्षों तक उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, उसके बाद है हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? फ्रेंड्स, हेनसांग जो है वो पाटलिपुत्र की यात्रा 635 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो फिर वो शशांक जो बंगाल का शासक था, जो क्रूर एवं धर्माध था। आज इसका ये फ्रेंड हम लोग पालकालीन बिहार देखेंगे। ये आपके बिहार ओरिएंटेड सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान, तो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र है वो बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स, गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक थे। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो फ्रेंड्स, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासन काल में हुआ था? तो फ्रेंड, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था, वो पाल वंश का शासक था। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो फिर वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है आधुनिक बिहार के वो भागलपुर जिले में स्थित है। यह भागलपुर पाथर घाट में स्थित था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था? तो फ्रेंड्स, नालंदा बिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था हर्ष था, धर्मपाल था एवं देवपाल था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? तो फ्रेंड्स, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो वो देवपाल था, जो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद है, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो फिर वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को जो है वो पाल शासकों के द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? तो फिर वो देवपाल। ठीक है, इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में भी दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, शैलेंद्र वंश के शासक ने जो है देवपाल में बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था, तो वो देवपाल के शासनकाल में, और देवपाल ने 5 गांव जो है वो दान स्वरूप भी दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान दिया था? 200 गांव को दान दिया था? तो फ्रेंड, धर्मपाल। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए धर्मपाल ने 200 गांव को दान में दिया था। किस शासक ने ओदनपुरी, जो कि कहाँ पे बिहार से ही पता है, बौद्ध बिहार की स्थापना करवाया था? तो फ्रेंड, वो गोपाल जो है वो ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कहाँ? तो बिहार शरीफ में। ठीक फ्रेंड्स, बिहार शरीफ में। अगला क्वेश्चन है, किस काल में कांसे की मूर्तियां की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ? तो फिर वो पाल युग में। देखिए, कांसे की मूर्तियों के निर्माण की उन्नत शैली का विकास है वो पाल काल में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में पाल युग में कांस की से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस मूर्ति के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। किसकी देन थी? तो धीमन एवं विठपाल की। देखिए, धीमन एवं विठपाल ने वो पाल युग में कांस की निर्मित मूर्ति का एक उन्नत शैली का विकास किया। कांस की मूर्ति के निर्माण की इस शैली का निर्माता जो है वो धीमन एवं विठपाल था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठट पाल कहाँ के निवासी थे? तो फ्रेंड्स, वो धीमन और विट्ठट पाल जो है वो नालंदा के निवासी थे। धीमन का पुत्र जो है वो विट्ठट पाल था। ये दोनों जो है वो पिता पुत्र था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, हम लोग का इसी चैनल पे फ्रेंड्स हम लोग घटना चक्र की पुस्तक से फ्रेंड्स कंप्लीट सोल्यूशन करा चुके हैं सभी सेक्टर को, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स हिस्ट्री को कंप्लीट कराए हुए हैं, साइंस को कंप्लीट कराए हुए हैं, पॉलिटी को कंप्लीट कराए हुए हैं, और ज्योग्राफी अभी चल रहा है। साथ ही फ्रेंड्स, इस चैनल पे बिहार एसआई दरोगा का लगभग 45 सेट कवर हम लोग करा चुके हैं। ठीक फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स जब बिहार बीपीएससी टीचर्स का एग्जाम हुआ था, हम लोग साइंस और सोशल का एग्जाम से पहले सफलतापूर्वक 20-20 सेट प्रैक्टिस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड, इस चैनल पे बीपीएससी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चल रहा है। साथ ही फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की बेस्ट तैयारी के लिए हम लोग ने एसपीडी करंट अफेयर्स का बुक और यूटेरिया करंट अफेयर्स का बुक 2023 का कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट करें और अपना तैयारी को बेस्ट कराएं। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है? तो फ्रेंड्स, नालंदा एवं कुर्कीहार गया से जो है वो पालकालीन कांस्य प्रतिमा सांचे में ढली, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुर्कीहार गया से। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठट पाल समकालीन थे? तो फ्रेंड, धीमन एवं विट्ठट पाल जो है वो धर्मपाल एवं देवपाल पाल शासक के
समकालीन थे। ठीक है, ये धीमन पाल के बारे में फ्रेंड्स आप लोग हम लोग पीछे देखे ना, तो धीमन पाल क्या है ना, ये पाल काल में, पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति के लिए है उन्नत शैली के लिए जाने जाते हैं धीमन और विट्ठल पाल। ये धीमन जो है वो पिता है और विट्ठल पाल जो है ये पुत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्रक है ना, चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहसरिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो फिर ये वो पाल युग के हैं। ठीक है, कौन कौन? तो चित्रत, पांडुलिपि, अष्ट सहसरिक, ठीक है, प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र के रूप में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फिर वो नालंदा से। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र जो है वो नालंदा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। तो फ्रेंड्स पाल शासक अपना आदेश है वो पाटलिपुत्र से प्रसारित करते थे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति जो है वो मगध को कहा जाता था। ठीक है, संभवतः अंग जो है वो पंडवर्धन मुक्ति थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया? तो फिर वो नालंदा से। नालंदा में जो है वो नालंदा से करवाया था। तो नालंदा में देखिए देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने जो है वो नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के लिए जो है वो एक छात्रावास की निर्माण करवाया था। तो हम लोग का टॉपिक है मिथिला के कनाट शासक। मिथिला के कनाट शासक से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, वो सभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम का बात है। ठीक है, देखिए मिथिला या तिरहुत में कर्नाट राज का उदय जो है 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ? तो फिर वो रामपाल के शासनकाल में मिथिला या तिरहुत कर्नाट राज का उदय हुआ था। तो रामपाल के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज के संस्थापक थे। तो फिर वो कर्नाट वंश के संस्थापक पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो नान्य देव जो है वो मिथिला या तिरहुत क्षेत्र के कर्नाट राज के संस्थापक थे। ठीक है, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। तो फिर वो सिमरावगढ़ जो है वो मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। तो फ्रेंड्स कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है वो हरि सिंह जो है वो कर्नाट वंश के अंतिम शासक है। फ्रेंड्स कर्नाट वंश से ना दो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको। कर्नाट वंश के संस्थापक तो नान्यदेव और कर्नाट वंश के अंतिम शासक तो हरि सिंह। कर्नाट वंश का क्षेत्र पूछा जाए तो उसका क्षेत्र मिथिला या तिरहुत क्षेत्र, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया 1378 ईस्वी तक कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया और इसके अंतिम शासक थे हरि सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में किसके शासन में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो फ्रेंड्स बिहार में कर्नाट शासक के शासन के समय जो है वो पंजी प्रबंध का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामिनी तिरहुत आया था। तो फ्रेंड्स तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामिनी तिरहुत आया था 1234 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज पर किसका शासन था? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज पर किसका शासक था? तो वो नरसिंह देव का शासक था जब कर्नाट पे, तो उस समय बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है तुर्क सेनापति तुगरित तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला यात्री है। तो फिर वो यात्री है धर्म स्वामिनी और मुल्ला ताकिया। ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बी और सी। तुर्क सेनापति तुगरिक तुगल द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा जो है वो किस यात्री ने किया है? तो वो धर्म स्वामी और मुल्ला ताकिया ने किया है। अगला क्वेश्चन है तुगरिक तुगन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक था। तो फिर तुगरिक तुगन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक जो है वो राम सिंह देव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कर्नाट शासकों में कौन सा महान शासक सुधारक था? तो फिर वो कर्नाट शासकों में कौन सा महान समाज सुधारक था? तो फिर वो हरि सिंह देव जो है वो कर्नाट शासकों में सबसे महान समाज सुधारक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुई थी? पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र के जो है वो हरि सिंह देव के शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुई थी। तो फ्रेंड्स आज हम लोग का ये हो गया प्राचीन बिहार का इतिहास का। फ्रेंड ये हम लोग का सभी एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फ्रेंड्स मध्यकालीन बिहार पे देखेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।